मध्य महाराष्ट्र की कृष्णा नदी की सहायक नदियों के किनारे निचली पहाड़ियों की लंबी श्रृंखला है। इनकी घाटियों में बसे बीड शहर की अपनी एक अलग पहचान है। पहले यह शहर चंपावती के नाम से जाना जाता था। बीच में अनेक धार्मिक और ऐतिहासिक इमारतें हैं। इसके अलावा यहाँ सचिव संस्थान और कॉलेज भी हैं, जहाँ आसपास के शहरों से हजारों लड़के लड़कियां पढ़ने के लिए आते हैं। घटना 19 दिसंबर 2018 की है। उस समय शाम के यही कोई 5:45 बजे का समय था। बीड के जाने माने आदित्य इलेक्ट्रॉनिक टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग कॉलेज में परीक्षा का अंतिम पेपर चल रहा था। हजारों की संख्या में युवक युवतियां परीक्षा दे रहे थे। इन्हीं में भाग्यश्री और सुमित वाघमारे भी थे। यह दोनों पति पत्नी थे। निर्धारित समय पर जब पेपर खत्म हुआ तो अन्य छात्र छात्राओं के साथ यह दोनों भी कॉलेज से बाहर आ गए। इन दोनों के चेहरों पर खुशी की लहर थी, मतलब उनका पेपर काफी अच्छा हुआ था, जिसकी खुशी पर वह अपने सहपाठियों में बांट रहे थे। लेकिन कौन जानता था कि उनके खिले चेहरों की खुशी सिर्फ कुछ देर की मेहमान है। परीक्षा के परिणाम आने के पहले ही उनकी जिंदगी में जो परिणाम आने वाला था वह काफी भयानक था। 15-20 मिनट अपने सहपाठियों से मिलने जुलने के बाद दोनों पार्किंग में पहुंचे, जहां उनकी स्कूटी खड़ी थी। सुमित वाघमारे ने पार्किंग से अपनी स्कूटी निकाली और अपनी स्कूटी निकालने पर दोनों उस पर बैठकर घर जाने के लिए निकल गए। 10 मिनट में वह मालवाड़ी रोड गांधीनगर चौक पर पहुंच गए। तभी उनकी स्कूटी के सामने अचानक एक मारुति कार आकर रुकी। उस वक्त सड़क कॉलेज के सैकड़ों छात्रों और भीड़ भाड़ से भरी थी। मारुति कार उनकी स्कूटी के सामने कुछ इस तरह आकर रुकी थी कि वे दोनों रोड पर गिरते गिरते बचे थे। इसके पहले कि वे संभल कर कुछ कहते, कार से दो युवक निकलकर बाहर आ गए। उन्हें देखकर भाग्यश्री और सुमित वाघमारे के होश उड़ गए, क्योंकि उनमें से एक भाग्यश्री का भाई बालाजी लांडगे और दूसरा उसका दोस्त संकेत था। उनके इरादे कुछ ठीक नहीं लग रहे थे। बालाजी लांडगे सुमित को खा जाने वाली नजरों से घूरे जा रहा था। भाग्यश्री अपने भाई के गुस्से को समझ रही थी। संभावना को देखते हुए भाग्यश्री अपने पति की रक्षा के लिए झट से पति के सामने आ खड़ी हुई। इसके बावजूद भी बालाजी लांडगे ने अपनी बहन को धक्का देकर सुमित के सामने से हटाया और अपने दोस्त संकेत वाघ की तरफ इशारा करते हुए सुमित को पकड़ने के लिए कहा। संकेत ने सुमित का कॉलर पकड़ लिया। यह देख बालाजी बोला, क्यों? मैंने कहा था ना कि मेरी बहन से दूर रहना, नहीं तो नतीजा बुरा होगा। लेकिन मेरी बातों का तुझ पर कोई असर नहीं हुआ। इसकी सजा तुझे जरूर मिलेगी। इसके पहले कि सुमित कुछ कहता या संभल पाता, बालाजी लांडगे ने अपनी जेब से चाकू निकाला और सुमित पर हमला कर दिया। पथ पर हमला होता देख भाग्यश्री चीखते हुए बोली, भैया सुमित, इनको छोड़ दो, उसकी कोई गलती नहीं है। सजा देना है तो दो मुझे, मैंने उसे प्यार और शादी के लिए मजबूर किया था। तुम्हें मेरी कसम है भैया, दया करो। बहन पर कैसी बहन? बहन तो मेरी उसी दिन मर गई थी जब घर से भागकर तूने इससे शादी की थी। जानती है तेरी इस करतूत से समाज और बिरादरी में हमारी कितनी बदनामी हुई है। तूने परिवार को कहीं का नहीं छोड़ा, लेकिन मैं भी इसे नहीं छोड़ूंगा। वह बोल अगले ही पल बालाजी लांडगे ने चाकू सुमित वाघमारे के पेट में उतार दिया। इस हमले से सुमित वाघमारे की मार्मिक चीख निकली और वह जमीन पर गिरकर तड़पने लगा। इसके बाद भी बालाजी लांडगे का गुस्सा शांत नहीं हुआ। वह सुमित वाघमारे पर तब तक वार करता रहा जब तक कि उसकी मौत न हो गई। इस दौरान भाग्यश्री रहम की भीख मांगती रही। पति की जान बचाने के लिए वह मदद के लिए चीखती चिल्लाती रही, लेकिन उसकी सहायता के लिए कोई आगे नहीं आया। सुमित वाघमारे की हत्या करने के बाद बालाजी और उसका दोस्त संकेत दोनों वहां से चले गए। अचानक घटित घटना को जिसने भी देखा स्तब्ध रह गया। शहर के बीचों बीच भीड़ भाड़ भरे इलाके में घटी इस घटना से पूरे बीड शहर में सनसनी फैल गई। भाग्यश्री पति के शरीर से लिपटकर बुरी तरह चीख चिल्लाकर लोगों से सहायता मांग रही थी कि उसके पति को अस्पताल ले जाने में मदद करें, लेकिन मदद के लिए कोई आगे नहीं आया। काफी हाथ पैर जोड़ने के बाद आखिरकार एक ऑटो वाले को दया आई और वह तुरंत सुमित वाघमारे को अपने ऑटो से जिला अस्पताल ले गया, जहां डॉक्टरों ने सुमित को मृत घोषित कर दिया। यह सुनकर भाग्यश्री अस्पताल में ही फिर से रोने लगी। अस्पताल स्टाफ ने उसे सांत्वना दी। पुलिस केस था, लिहाजा अस्पताल प्रशासन की सूचना पर पुलिस भी वहां आ पहुंची। भाग्यश्री ने अस्पताल से ही सुमित के घर वालों को
फोन करके उसकी हत्या की खबर दे दी थी। अस्पताल पहुंचे थाना विल्फ्रेड के डीआई ने भाग्यश्री से बात की तो उसने बता दिया कि उसके पति की हत्या उसके सगे भाई बालाजी लांडे और उसके दोस्त संकेत ने की थी। थाना प्रभारी ने यह सूचना अपने वरिष्ठ अधिकारियों को दे दी। कुछ देर में बीट सुमित के घर वालों को फोन करके उसकी हत्या की खबर दे दी थी। कुछ देर में बीड शहर के डीएसपी क्राइम सुधीर पंकज उदावत के साथ अस्पताल आ गए। उन्होंने मृतक के शव का बारीकी से निरीक्षण किया। उसके शरीर पर तेज धार वाले हथियार के कई वार थे। अस्पताल से पूछताछ करने के बाद पुलिस अधिकारी घटनास्थल पर पहुंचे। घटनास्थल की कार्यवाही निपटाने के बाद डीएसपी फिर से अस्पताल आ गए। उन्होंने सुमित की लाश पोस्टमार्टम के लिए भेज दी। भाग्यश्री ने अपने भाई बालाजी लांडे और संकेत वाघमारे के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज करवाने के बाद पुलिस को बताया कि जब से उसने अपने परिवार के विरुद्ध जाकर सुमित वाघमारे से कोर्ट मैरिज की थी, तब से उसके परिवार वाले अक्सर सुमित को धमकियां देते आ रहे थे, जिसकी उन्होंने करीब 1 महीने पहले शिवाजी नगर पुलिस थाने में कार्यवाही दी थी। लेकिन पुलिस ने कोई कार्यवाही नहीं की तो बालाजी के हौसले बुलंद हो गए। पुलिस को मामला ऑनर किलिंग का लग रहा था। दिन दहाड़े हत्या होने पर फिर डकार ने जांच का जिम्मा लेते ही स्थानीय पुलिस और क्राइम ब्रांच की कई टीमें बनाकर तेजी से जांच शुरू कर दी। पुलिस ने सबसे पहले शहर की नाकेबंदी करके अभियुक्तों के बारे में अलर्ट जारी कर दिया। घनश्याम के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज खंगाली गई तो इस बात की पुष्टि हो गई कि वारदात को बालाजी लैंड के संकेत वाघमारे ने ही अंजाम दिया था। पुलिस ने दोनों के फोन नंबर सर्विलांस पर लगा दिए, साथ ही मुख्य मरीजों को भी सजग कर दिया। लेकिन 3 दिनों तक पुलिस और क्राइम ब्रांच जांच के दौरान पुलिस को जानकारी मिली कि बालाजी लांडे और संकेत वाघमारे को अमरावती के बडनेरा रेलवे स्टेशन पर गिरफ्तार कर लिया गया। इसके बाद उन्होंने दोनों अभियुक्त क्राइम ब्रांच की जांच टीम को शांति क्राइम ब्रांच जांच ऑफिस में बालाजी लैंड केस से पूछताछ की तो उसने आसानी से अपना गुनाह स्वीकार करते हुए अपनी बहन के सुहाग की हत्या की। जो कहानी बताई इस प्रकार निकली। सुमित वाघमारे महत्वाकांक्षी युवक था। मूल रूप से बीड खेड़ा तालुका मांजल गांव का हम गोवा का रहने वाला था। उसके पिता शिवाजी वाघमारे गांव के जाने माने किसान थे। गांव में उनकी काफी प्रतिष्ठा थी। परिवार में उनकी पत्नी के अलावा एक बेटी और एक बेटा था। तुम्हें तो आप हमारे थे। शिवाजी वाघमारे उसे उच्च शिक्षा दिलाकर कामयाब इंसान बनाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने सुमित का एडमिशन बीड शहर के आदित्य इलेक्ट्रॉनिक टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग कॉलेज में करवाया। उसके रहने की व्यवस्था उन्होंने बीड शहर में ही रहने वाले अपनी साली के यहाँ कर दी थी। अपनी मौसी के घर रहकर सुमित इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने लगा। इसी कॉलेज से भाग्यश्री लांडे भी इंजीनियरिंग कर रही थी। दोनों एक ही कक्षा में थे, जिससे उनकी अच्छी दोस्ती हो गई। उनकी दोस्ती प्यार तक कब पहुंच गई उन्हें पता ही नहीं चला। दोनों के दिलों में प्यार के अंकुर फूटे तो वे एक दूसरे को अपने जीवन साथी के रूप में देखने लगे थे। उन्हें ऐसा लगने लगा जैसे मानो दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हों। पहले दोस्ती, फिर प्यार, बाद में शादी। समय धीरे धीरे सरक रहा था। कॉलेज की पढ़ाई और परीक्षा में सिर्फ 6 महीने रह गए थे। दोनों ने फाइनल परीक्षा के बाद शादी करने का फैसला किया था, लेकिन इसके पहले ही भाग्यश्री के परिवार वालों को उसके और सुमित के बीच चल रहे प्यार की जानकारी हो गई थी, जिसे जानकर दंग रह गए थे। उन्होंने भाग्यश्री के लिए जो सपना देखा था वो टूटकर बिखरते हुए नजर आया था। मामला काफी नाजुक था। भाग्यश्री का फैसला उनके मान मर्यादा के खिलाफ था, लेकिन भाग्यश्री सुमित वाघमारे के प्यार में अंधी हो चुकी थी। फिर भी उन्होंने मौका देखकर भाग्यश्री को समझाने की काफी कोशिश की थी। उसके भाई बालाजी लांडे को तो सुमित जरा भी पसंद नहीं था। ना तो उनकी बराबरी का था और ना ही उनके बिरादरी का था। उसने भाग्यश्री को न केवल डांटा फटकारा बल्कि बुरे अंजाम की चेतावनी दी। साथ ही यह भी कहा कि अगर उसने अपनी राह और रवैया नहीं बदला तो उसका कॉलेज जाना बंद करा देगा था। घर और परिवार का माहौल बिगड़ते देखा भाग्यश्री समझ गई कि घर वाले उसकी शादी में जरूर व्यवधान डालेंगे। इसलिए किसी भी नतीजे की परवाह किए बगैर कॉलेज की परीक्षा के 3 महीने पहले उसने
अपने प्रेमी सुमित वाघमारे से कोर्ट मैरिज कर ली थी। इतना ही नहीं, कुछ दिनों के लिए वह पति सुमित के साथ भूमिगत हो गई थी। भाग्यश्री के अचानक गायब हो जाने के बाद उसके घर वालों की काफी बदनामी हुई थी। इतना ही नहीं, जब उन्हें पता चला कि उसने सुमित से शादी कर ली थी तो उन्हें बहुत गुस्सा आया। घर वालों ने दोनों को बहुत तलाशा। जब यह नहीं मिले तो सुमित वाघमारे को जिम्मेदार मानते हुए शिवाजी नगर थाने में सुमित के खिलाफ भाग्यश्री की अपहरण की शिकायत दर्ज करा दी। पुलिस ने मामले में संज्ञान लेते हुए अपनी कार्रवाई शुरू कर दी। इससे भाग्यश्री को पता चल गया कि पुलिस उन्हें तलाश रही है। लिहाजा अपनी शादी के 1 महीने बाद भाग्यश्री और सुमित वाघमारे दोनों पुलिस के सामने हाजिर हो गए। दोनों ने अपने बालिग होने और शादी करने का प्रमाण पत्र पुलिस को दे दिया था, साथ ही अपनी सुरक्षा की भी गुहार लगाई थी। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने भाग्यश्री के परिवार वालों को समझा दिया कि दोनों बालिग हैं, इसलिए उनकी शादी कानूनन वैध है, इसलिए उन्हें किसी भी तरह तंग ना किया जाए। अगर भाग्यश्री या उसके पति ने थाने में अपनी सुरक्षा आज को लेकर कोई शिकायत की तो पुलिस को कार्यवाही करनी पड़ेगी। लेकिन पुलिस की चेतावनी के बाद भी भाग्यश्री के परिवार वालों का रवैया नहीं बदला। उनके अंदर प्रतिशोध की चिराग सुलगती रही। भाग्यश्री के अंदर बालाजी लांडके ने भाग्यश्री और सुमित वाघमारे को घटना के 1 महीने पहले सबक सिखाने की धमकी दी थी, जिसकी शिकायत उन्होंने थाने में भी की थी। की गई इस शिकायत का भी बालाजी पर कोई असर नहीं हुआ। वह अपने परिवार की बेइज्जती पर भाग्यश्री को सबक सिखाना चाहता था। इसके लिए उसने एक खतरनाक योजना तैयार की, जिसमें उसने अपने दोस्त संकेत वाघमारे, कृष्णा क्षीरसागर और गजानंद क्षीरसागर की मदद ली थी। उन्हें उनका काम समझाकर मौके की तलाश में रहने लगा था। दिसंबर 2018 को शाम के समय शिवसागर ने बालाजी लांडके को बताया कि भाग्यश्री अपनी परीक्षा देने के लिए कॉलेज जाएगी। खबर पाते ही बालाजी लांडके अपनी योजना की तैयारी में लग गया था। उसने अपने दोस्त संकेत वाघमारे को उसकी कार के साथ रोक दिया और कॉलेज के पास आकर परीक्षा खत्म होने का इंतजार करने लगा था। परीक्षा खत्म होने के बाद भाग्यश्री और सुमित वाघमारे जब अपनी ड्यूटी लेकर कॉलेज से घर के लिए निकले तो बालाजी लांडके ने उनका रास्ता रोक लिया और देखते ही देखते बहन के सिंदूर को रक्त के कफन में लपेट दिया। सुमित वाघमारे की हत्या के बाद संकेत वाघमारे और बालाजी लांडके को ले जाकर मित्र नगर छोड़ दे। वहां सेवा गजानन क्षीरसागर की स्कूटी से वादा रेलवे स्टेशन गए। वहां से भी पुणे, औरंगाबाद और अमरावती पहुंचे, जहां वे रेलवे पुलिस के हाथे चढ़ गए थे। चारों गिरफ्तार अभियुक्तों से विस्तृत पूछताछ करने के बाद बीड क्राइम ब्रांच के अधिकारियों ने उन्हें बीड थाने के अधिकारियों को सौंप दिया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया था। दोस्तों, आप अपने आसपास इस क्राइम को फैलने ना दें। आप जागरूक हों और सभी को जागरूक बनाएं, क्योंकि ये क्राइम ब्रांच बहुत ज़्यादा फैल रहा है। ऐसी ही और कहानियाँ सुनने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।